नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर जागृति कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अधिकांश देशों पर राजाओं और साम्राज्यों का शासन था। उस समय लोगों की पहचान भाषा, क्षेत्र या धर्म के आधार पर होती थी। फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश दिया। यही विचार आगे चलकर राष्ट्रवाद का आधार बना। इसके बाद यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। नेपोलियन फ्रांस का शक्तिशाली शासक था। उसने 1804 में सिविल कोड लागू किया, जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। इस कानून ने सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया, सामंती विशेषाधिकार समाप्त किए और कानून के सामने सभी को समान माना गया। हालांकि नेपोलियन ने कई देशों पर विजय प्राप्त की, लेकिन उसके विचार पूरे यूरोप में फैल गए। लोगों ने स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता की मांग शुरू कर दी और 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद वियना सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य यूरोप में पुरानी राजशाही संस्था या व्यवस्था को पुनः स्थापित करना था। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई, लेकिन राष्ट्रवाद की भावना है उसे रोका नहीं जा सका। इटली और जर्मनी जैसे देशों में राष्ट्रीय एकता के आंदोलन तेज होने लगे। इटली के महान राष्ट्रवादी नेता जिउसेप मेत्सिनी ने यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की। उनका मानना था कि इटली को विदेशी शासन से मुक्त कर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जाना चाहिए। इटली के एकीकरण में काउंट कावोर, मैत्सिनी और गैरिबाल्डी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। उनके प्रयासों से 1861 में इटली का अधिकांश भाग एकीकृत हो गया। अब जर्मनी की बात करें तो 19वीं शताब्दी में जर्मनी कई छोटे राज्यों में बटा हुआ था। ऑटो वन बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति और सैन्य शक्ति के बल पर इस राज्य को एकजुट किया। उन्होंने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के विरुद्ध युद्ध लड़े। 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ और काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। इस कारण बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कहा जाता है। ब्रिटेन का निर्माण भी राष्ट्रवाद की प्रक्रिया का परिणाम था। 1707 ईस्वी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन हुआ। इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। राष्ट्रवाद की लहर ने पूरे यूरोप को बदल दिया और आधुनिक राष्ट्र राज्यों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। अब हम भारत में राष्ट्रवाद की कहानी को समझते हैं। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से लोगों के अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष किया। भारत लौटने के बाद गांधी जी ने देश की वास्तविक परिस्थितियों को समझने के लिए यात्रा की। उन्होंने किसानों, मजदूरों और गरीबों की समस्याओं को करीब से देखा। 1917 में बिहार के चंपारण में किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था। गांधी जी ने किसानों की सहायता के लिए चंपारण सत्याग्रह शुरू किया। यह भारत में उनका पहला सफल आंदोलन था। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को खेड़ा सत्याग्रह ने गांधी जी को राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित कर दिया। 1919 में अंग्रेज सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया। इस कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता था। पूरे देश में इसका विरोध हुआ। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग एकत्रित हुए थे। जनरल डायर ने बिना चेतावनी दिए भीड़ पर गोलियां चलवा दी। सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन को शुरू किया। लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने, सरकारी स्कूलों और अदालतों का त्याग करने का आह्वान किया। देश भर में लाखों लोग ने इस आंदोलन में भाग लिया। पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन जन आंदोलन बन गया। लेकिन 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हिंसक घटना हुई। प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी। गांधी अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया।
1928 में साइमन कमीशन भारत आया। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लगे। 1929 ईस्वी में गांधी का लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित किया गया। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बाद में इसी दिन को भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया। 1930 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया। लगभग 240 किलोमीटर की यात्रा के बाद उन्होंने समुद्र तट पर नमक बनाकर अंग्रेजी नमक कानून का उल्लंघन किया। यह घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत बनी। लाखों भारतीय ने इसमें भाग लिया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने गांधी जी के विचारों का प्रचार किया। उन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। 1932 ईस्वी में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। यह समझौता दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रीय प्रतीकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। वंदे मातरम गीत लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करता है। इससे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। भारत माता की कल्पना भी राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बनी। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई भारत माता की पेंटिंग बहुत प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक चेतना का भी आंदोलन था। इस आंदोलन ने लाखों भारतीयों को एकजुट किया और अंततः भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मार्ग प्रदर्शन किया। दोस्तों, यदि आप फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन वियना सम्मेलन, इटली और जर्मनी का एकीकरण, गांधी के आंदोलन, जलियांवाला हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूर्ण स्वराज और पूना पैक्ट जैसी घटनाओं को क्रम से समझ लेते हैं तो इतिहास का एक बड़ा भाग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आज हम किताबें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और इंटरनेट पर जानकारी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब छपाई की मशीनें नहीं थी तब ज्ञान का प्रसार कैसे होता था? प्राचीन समय में सभी पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। इन्हें लिखने में महीनों और कभी-कभी वर्षों का समय लग जाता था। इसलिए पुस्तकें बहुत महंगी होती थी और केवल कुछ ही लोगों तक पहुंच पाती थी। मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई। चीन में लकड़ी के ब्लॉकों पर अक्षर उकेरकर छपाई की जाती थी। धीरे धीरे यह तकनीक जापान और कोरिया तक पहुंची। जापान की सबसे पुरानी प्रसिद्ध छपी हुई पुस्तक डायमंड सूत्र मानी जाती है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक थी। यूरोप में मुद्रण क्रांति का सबसे बड़ा श्रेय योहान गुटेनबर्ग को जाता है। वे जर्मनी के निवासी थे। उन्होंने 15वीं शताब्दी में आधुनिक मुद्रण प्रेस का विकास किया। गुटेनबर्ग की सबसे प्रसिद्ध छपी पुस्तक बाइबिल थे। इस प्रकार की हजारों प्रतियां तैयार हुई और ज्ञान का प्रसार पहले की तुलना में बहुत तेजी से होने लगा। मुद्रण क्रांति ने यूरोप की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। अब सामान्य लोग भी पुस्तकें खरीदकर पढ़ सकते थे। इससे साक्षरता बढ़ी और नए विचारों का जन्म हुआ। धार्मिक सुधार आंदोलन में भी मुद्रण का महत्वपूर्ण योगदान था। जर्मनी के मार्टिन लूथर ने चर्च की गलत नीतियों का विरोध किया। उनके विचार मुद्रित पुस्तकों और पर्सों के माध्यम से पूरे यूरोप में फैल गए। धीरे धीरे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। इससे लोगों को दुनिया की घटनाओं की जानकारी मिलने लगी। अब भारत की बात करें तो भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा लगाई गई। इसके बाद भारतीय भाषाओं में भी पुस्तकों का, समाचार पत्रों का संकलन शुरू हुआ। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा का प्रचार किया। भारतीय प्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया। इस समाचार पत्र ने राष्ट्रीय चेतना जगाने का कार्य किया। ब्रिटिश सरकार भारतीय समाचार पत्रों की बढ़ती शक्ति से चिंतित हो गई। इसलिए 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया।
इस कानून का उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र पर नियंत्रण रखना था, लेकिन भारतीय पत्रकारों और नेताओं ने इसका विरोध किया। मुद्रण संस्कृति ने शिक्षा, सामाजिक सुधार, राजनीतिक जागरूकता और राष्ट्रवाद को मजबूत बनाया। यदि मुद्रण प्रेस का विकास नहीं हुआ तो आधुनिक लोकतंत्र और स्वतंत्रता आंदोलन को विकास इतनी तेजी से नहीं हो पाता। तो अब हम वैश्वीकरण और आधुनिक विश्व के निर्माण की कहानी को समझते हैं। आज हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ एक देश की वस्तुएं दूसरे देश में आसानी से पहुंच सकती हैं, और मोबाइल फोन एक देश में बनता है और उसके पुर्जे दूसरे देश से आते हैं और वह तीसरे देश में बेचा जाता है। यह वैश्वीकरण का परिणाम है। लेकिन वैश्वीकरण कोई नई प्रक्रिया नहीं है। प्राचीन काल में भी विभिन्न देशों के बीच व्यापार होता था। सिल्क रूट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कुछ व्यापार मार्ग एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ता है। इस मार्ग से रेशम, मसाले, कपड़े, सोना और कई अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था। वस्तुएं ही नहीं बल्कि विचार व धर्म, संस्कृति और तकनीक भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते थे। उदाहरण के लिए बौद्ध धर्म भारत से चीन, जापान और अन्य देशों तक पहुंच गया। चीन से नूडल यूरोप पहुंचे और यूरोप से पास्ता जैसे खाद्य पदार्थ विकसित हुए। लोगों के विकास के कारण उन्हें कच्चे माल और नए बाजारों की आवश्यकता थी। इस दौरान लाखों लोग रोजगार की तलाश में एक दूसरे देश में गए। 1845 से 1849 के बीच आयरलैंड में भयंकर आलू अकाल पड़ा। इस अकाल के कारण लाखों लोग अमेरिका और अन्य देशों में जाकर बस गए। यह विश्व इतिहास में सबसे बड़ा प्रवासों में से एक माना जाता है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में विश्व अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही थी, लेकिन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्र शक्तियों के बीच संघर्ष हुआ। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और बाद में अमेरिका मित्र राष्ट्र में शामिल थे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य धुरी राष्ट्रों में शामिल थे। युद्ध के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हुई और विश्व अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। युद्ध समाप्त होने के बाद भी दुनिया पूरी तरह से स्थिर नहीं हो सकी। 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई, जिसे ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। इस मंदी के कारण उद्योग बंद होने लगे, बेरोजगारी बढ़ गई और व्यापार में भारी गिरावट आई। अमेरिका सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था संकट में आ गई। इसके कुछ वर्षों बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। 1945 ईस्वी में युद्ध समाप्त होने के बाद विश्व नेताओं ने महसूस किया कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। इसी उद्देश्य से 1944 ईस्वी में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की गई। इन दोनों संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स ट्विन्स कहा जाता है। विश्व बैंक का उद्देश्य विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना था। IMF का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता बनाए रखना था। धीरे धीरे विश्व व्यापार बढ़ने लगा और वैश्वीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई। आज इंटरनेट, मोबाइल तकनीक, हवाई परिवहन और डिजिटल संचार ने दुनिया को पहले से कहीं अधिक जोड़ दिया है। या अब एक देश की घटना का प्रभाव दूसरे देश पर भी पड़ रहा है। यही कारण है कि वैश्वीकरण आधुनिक विश्व की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक माना जाता है। या दोस्तों, यदि आप मुद्रा संस्कृति, गुटेनबर्ग संवाद, कौमुदिक केसरी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, सिल्क रूट, आयरलैंड का अकाल, प्रथम विश्व युद्ध, ग्रेट डिप्रेशन, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, विश्व बैंक और IMF जैसे विषयों को अच्छे से समझ लेते हैं तो इतिहास के ये दोनों अध्याय आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।